हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। सारंग मेंशन में धैर्य डाइनिंग टेबल पर बैठा एक हाथ से अपना नाश्ता करते हुए दूसरे हाथ से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जब उसकी नज़र एक हेडलाइन पर गई जहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ था, गीतांजलि राजन विल्सन हु रिसेंटली मैरिड द फ्रेंच प्रेसिडेंट जॉन विस्टन इज़ कमिंग टू इंडिया दिस टाइम टू मीट हर फैमिली। जिसे पढ़ने के बाद धैर्य ने न्यूज़पेपर नीचे रख दिया और अपने रास्ते पर फोकस करने लगा तो शक्ति उसे ऑरेंज जूस देते हुए बोली, सर। शक्ति की आवाज़ सुन धैर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम। जिसके जवाब में शक्ति थोड़ी सी खामोश रहने के बाद बोली, मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गई हूँ। शक्ति की बात सुन धैर्य अपना सर हिलाते हुए बोला, ग्रेट। तो आगे क्या सोचा है? कौन से सब्जेक्ट को लेकर मास्टर्स करने वाली हो? धैर्य की बात का विराट नीचे आते हुए बोला, वो इस बार MGGF करेगी, मल्टीग्रेटेड फिल्टर। धैर्य ने पूछा, जिस पर विराट अपना सर नहीं में हिलाकर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए शक्ति की तरफ इशारा करके बोला, मास्टर ऑफ गुड गर्ल फ्रेंड फॉरएवर। शक्ति विराट को एक नज़र घूरने के बाद धैर्य की तरफ देखते हुए बोला, सारे फ्रेंड्स MBA चूज कर रहे हैं और मैं भी वही करूँगी। विराट शक्ति की बात सुन उसे घूरते बोले, सारे फ्रेंड्स जाकर नरक में कूद जाएंगे तो क्या तुम भी कूद जाओगी? बड़ी आई फ्रेंड्स वाली। विराट की बात पर शक्ति धैर्य से बोली, सर अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूँ। धैर्य शक्ति की बात अपना सर हिलाते हुए बोला, कहो, और वैसे भी तुम मेरी बेटी की जैसी हो तो झिझकने की जरूरत नहीं है। विराट धैर्य की बात पर अजीब नजरों से देखते हुए बोला, जरा सर में लिहाज रखकर रिश्ते बनाइए। आपकी बहन की उम्र की है और आप उसे बेटी कह रहे हो। धैर्य विराट की बात सुनकर, मेरे पास ऑलरेडी बहन है, मुझे औलाद जैसा कोई चाहिए था और शक्ति मुझे बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लगती है। धैर्य की बात सुन विराट का मुंह बन गया तो धैर्य उसे एक नज़र देखने के बाद शक्ति से बोला, तुम कुछ कह रही थी? यूनिवर्सिटी यहाँ से बहुत दूर हो जाता है और रोज़ मेट्रो और ऑटो से ट्रेवल करके मैं थक जाती हूँ, शक्ति ने जवाब दिया। जिसे सुन विराट उसे घूरते बोला, तो नौकरानी को अपने लिए ड्राइवर चाहिए? धैर्य विराट की बदतमीजी पर अपने दांत पीसते बोला, उसके सारे पैसे मैं देता हूँ ना, तो तुम्हारी क्यों जल रही है? चुप रहो। विराट धैर्य के बात सुन गुस्से से बोला, मैं MBA करूँगा, मेरे साथ जाएगी वो यूनिवर्सिटी और मेरे स्टडी का पैसा भी आप दोगे। धैर्य विराट की बात सुन अजीब नज़रों से देखते, तुम तो ऑलरेडी मास्टर कर चुके हो ना? किस पोथी पुराण में लिखा है कि एक इंसान 1 से 2 बार मास्टर नहीं कर सकता? मैंने पहले MSc किया था, अब इस बार MBA करूँगा, लेकिन करूँगा, विराट ने जिद में कहा। जिसे सुनकर शक्ति जल्दी से धैर्य की तरफ देखते हुए, सर मैं कहना चाह रही थी, क्या मैं हॉस्टल में रह सकती हूँ? शक्ति की बात सुनकर विराट उसे बुरी तरीके से घूरने लगा और धैर्य कुछ सोचते बोले, क्या तुम कंफर्टेबल हो हॉस्टल में? शक्ति की धैर्य की बात पर अपना सर जल्दी से हिलाते बोले, जी हाँ, मेरे और भी फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं, मैंने उन लोगों से बात किया है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे भी हॉस्टल में रहने का मौका मिल जाएगा। विराट शक्ति की बात सुनकर उसे घूरते हुए धैर्य से बोला, ब्रो आप चले जाते हो बिजनेस ट्रिप पर और मैं यहाँ अकेला रह जाता हूँ, इसलिए मुझे कंपनी देने के लिए कोई तो चाहिए, तो शक्ति किसी हॉस्टल में नहीं रहेगी। विराट की बात सुन धैर्य उसे देखते बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम जानबूझकर शक्ति को परेशान करना चाहते हो? धैर्य की बात सुनकर शक्ति मन में बोली, परेशान करना चाहता है, बल्कि मेरे नाक में दम करके रखा है इस जानवर ने। वही धैर्य की बात पर विराट अपना सर नहीं में हिलाकर, मैं क्यों परेशान करूँगा, अगर मुझे करना भी होता तो आपके सामने करूँगा। जिसे सुनकर धैर्य अपना सिर हिलाते हुए, वही तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा तुम्हारे घर। जिसे सुनकर भी विराट ने इग्नोर कर दिया तो धैर्य अपने होठों पर नैपकिन से साफ करते हुए शक्ति से बोला, अब विराट ने तुम्हें लाने और ले जाने की जिम्मेदारी ले ली है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हॉस्टल में रहना चाहिए। धैर्य की बात पर शक्ति अपना सर झुकाकर हाँ में सर हिला दी तो विराट के होठों पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। जब धैर्य कुर्सी से खड़ा होते विराट से बोला, अगले वीकेंड पर बड़े पापा ने तुम्हारे लिए डेट प्लान किया है तो चुपचाप चले जाना। इतना कहकर धैर्य अपना बैग उठाते वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं शक्ति बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन विराट का चेहरा सख्त हो गया था। शक्ति धैर्य के जाने के बाद उसके नाश्ते के प्लेट को साफ करने लगी तो विराट ने अपना हाथ टेबल पर जोर से मारा, जिससे शक्ति चौंक गई। तो विराट अपने दांत पीसते हुए, मेरा नाश्ता कहाँ है? शक्ति विराट के सवाल पर उसके सामने रखे ब्रेड और जैम की तरफ इशारा करते हुए, वो रहा है। जिसे सुनकर विराट अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या मैं तुम्हें जानवर दिखता हूँ जो ऐसी बकवास चीज़ खाएगा? मेरे लिए कुछ और बनाकर लाओ।
विराट के इतना कहते ही उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा उसका सेक्रेटरी उसे कॉल कर रहा था, जिसे देख विराट ने कॉल अटेंड किया तो दूसरी तरफ से सेक्रेटरी ने कहा, बॉस इस वीकेंड में आपको शेड्यूल को खाली कर दिया है। जिसे सुनकर विराट अपनी आंखें रोल करते, जितना ज़्यादा हो सके मेरा शेड्यूल इस वीकेंड को टाइट रखो, मुझे नहीं जाना किसी डेट पर। विराट की बात सुन सेक्रेटरी कंफ्यूज हो गया और शक्ति उसकी बातों को इग्नोर करते हुए प्लेट लेकर किचन की तरफ चली गई, जिसे विराट नज़र भर घूरने के बाद सेक्रेटरी से बोला, शाम का शेड्यूल खाली कर देना और हाँ, उसे लड़की को कहना शारंग मेंशन में आना है डेट के लिए। विराट की बात सुनकर सेक्रेटरी ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया, जिसके बाद विराट के होठों पर तिरछी मुस्कान लेते हुए, इस वीकेंड पता चल जाएगा कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। ये कहते हुए विराट मुस्कुराते हुए ब्रेड में जैम लगाकर खाने लगा। शारंग विला मृत्युंजय का कमरा एकांश अपने एरोगेंस चेहरे के साथ बिस्तर पर टॉवेल लपेटे बैठा हुआ था और मृत्युंजय उसके स्कूल यूनिफॉर्म पर प्रेस कर रहा था और महक बच्चों के लिए टिफिन बनाने नीचे जा चुकी थी। जब शिवांश अव्यक्त के साथ वहां रेडी होकर आ गया और एकांश को रेडी ना देखकर अव्यक्त से बोला, तुम इतनी देर से कर क्या रहे थे, टाइम हो गया है स्कूल का। अव्यक्त की बात को सुन एकांश ने उसे इग्नोर कर दिया तो अव्यक्त मृत्युंजय से, डैड अब क्या हम रोज ऐसे ही लेट होंगे। मृत्युंजय अव्यक्त की बात सुनकर अपना सर नहीं में हिला, तो आज पहला दिन था ना इसलिए लेट हो गए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कल से मैं उसे जल्दी रेडी कर दूंगा। मृत्युंजय की बात सुन एकांश ने घूर कर उसकी तरफ देखा तो शिवांश एकांश के पास आकर टॉवेल को हटाते बोला, अंश चलो मैं तुम्हें रेडी कर देता हूँ। नहीं डैड करेंगे, एकांश ने शिवांश के हाथ को दूर कर टॉवेल पहनाते हुए, जिसे सुनकर अव्यक्त एकांश के पास आकर टॉवेल को खींचकर बोला, तुम्हारे कारण हमें स्कूल के लिए लेट नहीं होना। एकांश अव्यक्त की बात सुनकर बोला, जाओ। जिसे सुन अव्यक्त उसे घूरने लगा तो एकांश मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, डैड मेरा यूनिफॉर्म हुआ। मृत्युंजय एकांश की बात सुनकर जल्दी से यूनिफॉर्म मिला उसे पहनाते हुए बोला, हाँ हो गया। इतना कहकर मृत्युंजय नहीं जल्दी जल्दी एकांश को रेडी किया और जब उसके बालों की बारी आई तब मृत्युंजय एकांश को देखते हुए बोला, तुम ऐसे ही क्यूट लग रहे हो। शिवांश मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, क्यूटनेस डज नॉट मैटर, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। उसके बाल को कंघी कीजिए। शिवांश की बात सुन मृत्युंजय मुंह बनाते हुए एकांश के बालों को बनाकर बोला, चलो नीचे चलते हैं। इतना कहकर मृत्युंजय एकांश को अपने गोदी में उठाकर नीचे की तरफ ले गई, जिसे जाता हुआ देख अव्यक्त शिवांश से बोला, स्कूल के पहले दिन डैड हमेशा ऐसा ही करते हैं, मेरे साथ भी यही हुआ था। शिवांश मृत्युंजय अव्यक्त की बात पर उसके हाथ को पकड़ते बोला, चलो नीचे चलते हैं। जिसे सुनकर अव्यक्त अपना सर हिला दिया और उसके साथ नीचे चला आया। समृति भी अपना यूनिफॉर्म पहने रेडी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उसने जब एकांश को देखा वो मुस्कुराते बोला, अंश यू लुक टू हैंडसम। समृति की बात सुन एकांश मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू दीदी। अव्यक्त एकांश की बात सुन मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने के बाद समृति को घूरते हुए, चुपचाप नाश्ता करो। अव्यक्त की बात सुनकर समृति का मुंह बन गया और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी तो महक उन चारों का टिफिन लाकर वहाँ रखते हुए बोल, ये रहा आप लोगों का टिफिन। महक के बाद पर एकांश की आंखों में आंसू भर आए और वो मृत्युंजय को गले लगते हुए बोले, मैं नहीं जाऊंगा। एकांश की बात सुन सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और विप्लो एकांश की तरफ रोने जैसा चेहरा बनाकर देखते हुए बोला, आई एम सॉरी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। विप्लो की बात पर शोभित उसके सिर पर मारते हुए बोले, चुप रहो, तुम उसे और ज़्यादा नर्वस कर रहे हो। शोभित की बात सुन विप्लो का मुंह बन गया तब महक एकांश के गाल पर हाथ रखते हुए बोले, अंश जब आप वापस आओगे ना, मैं आपके लिए पेस्ट्री बनाकर रखूंगी, आपकी फेवरेट वाली चॉकलेट पेस्ट्रीज। एकांश महक की बात सुन भीगी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मम्मा आप भी चलो ना। एकांश की बात सुन अव्यक्त उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, वो कोई जेल नहीं है जहाँ तुम्हें सज़ा मिलेगी और हम लोग हैं ना वहाँ पर। अव्यक्त की बात सुनकर एकांश रोते हुए अपने आंसुओं को साफ करने लगा, जिसे देखकर सभी को एकांश के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जब निर्जला मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, जय वो रो रहा है तो रहने दो ना, फिर कभी चला जाएगा। निर्जला की बात सुन रचना उसके साथ देते हुए मृत्युंजय से बोली, दीदी सही कर रही है, कल चला जाएगा। अव्यक्त अपनी दोनों दादियों को बारी बारी देखने के बाद बोला, जब मैं रो रहा था मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया था, इसे भी जाना पड़ेगा। अव्यक्त की बात सुन एकांश उसे गुस्से से घूरने लगा तो मृत्युंजय एकांश के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, वहाँ पर तुम्हारी समृति दीदी भी तो रहेगी, इसलिए रोना बंद करो और कुछ घंटे बाद तुम वापस आ जाओगे। मृत्युंजय की बात सुनकर एकांश की आंखें आंसुओं से भर गई, जिसे देखकर मृत्युंजय अमृत की तरफ देखते हुए बोला, यार
इन लोगों को स्कूल लेकर जाओ, मेरा बीपी लो हो रहा है इसके आंसू देखकर। ये कहते हुए मृत्युंजय ने एकांश को अमृत की तरफ बढ़ा दिया तो एकांश मृत्युंजय का हाथ को पकड़ रोते हुए बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना स्कूल। अब एक बड़ी चिढ़ भरी आंखों से एकांश की तरफ देखने के बाद उसके हाथ को मृत्युंजय के हाथ से हटा अमृत से बोला, चाचू उठाइए इसे, चलिए। और महक अभ्यक की बात सुनकर बोली, अभी आज स्कूल का पहला दिन है ना, इसलिए वो रो रहा है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो वो भी कंफर्टेबल हो जाएगा। महक की बात पर अभ्यक चुप हो गया तो महक एकांश के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, आज जब आपका लंच ब्रेक होगा ना, मम्मा आपसे मिलने आएगी, अभी जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से खूब सारे दोस्त बनाना। महक की बात सुने एकांश नम आंखों से उसे देखते हुए बोला, आप आओगे ना? जिसके जवाब में महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, पक्का आऊँगी। एकांश महक की बात सुनकर अपना सर हिला दिया और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा और नाश्ता करने के बाद उन लोगों के साथ स्कूल के लिए निकल गया। लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसका रोना फिर शुरू हो गया था। उन लोगों के जाने के बाद मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम सच में जाओगी? रचना मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, विप्लव भी तो बचपन में ऐसे ही रोता था, तब मैं कहती थी कि मैं आऊँगी स्कूल, लेकिन नहीं जाती थी, और जब वो स्कूल से आता सब भूल जाता था। रचना की बात सुन मृत्युंजय मुस्कुरा दिया तो महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मैं सोच रही थी कि क्यों न सारंग पब्लिक स्कूल में मैं बच्चों को डांस सिखाऊं, एकांश को ज़्यादा लोनली महसूस भी नहीं होगी और वो हर रोज़ अच्छे से स्कूल जाएगा। मृत्युंजय महक की बात सुन उसे देखते हुए बोला, महक हम हर जगह उसके साथ नहीं रह सकते और स्कूल तो ऐसा चीज़ है जहाँ पर किसी को जाना होता है, इसलिए तुम ये सब मत सोचो। मृत्युंजय की बात पर महक ने आगे और कुछ भी नहीं कहा तो मृत्युंजय अपना टिफ़िन बॉक्स लेकर नाश्ता ऑफिस के लिए निकल गया। बाकी सब भी अपने अपने काम के लिए निकल गया। दोपहर का वक्त गुड़गांव हरियाणा सीएम खत्री कोठी, जैसा कि करण ने कहा था कि रियो अपने पापा के साथ आरोही का रिश्ता लेकर आया हुआ और सभी लोग रियो को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहे थे। हाँ, रियो उन लोगों से पहले भी मिल चुका था, लेकिन इस तरीके से मिलना उसके लिए भी काफ़ी नया था। जहाँ अखिलेश जी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे जब वो मिस्टर खत्री की तरफ देखते हुए बोले, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी समय से मन था मिलने का। अखिलेश जी की बात सुनकर मिस्टर खत्री मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें भी आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा जब पता चला कि मेरी पुत्री आपके बेटे को पसंद करती है। जिसे सुनकर अखिलेश जी थोड़ा हिचकिचाते हुए, अब बच्चे एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं तो बेहतर होगा कि हम उनकी सगाई का डेट फिक्स करें। वंदना अखिलेश जी की बात सुनकर बोली, वैसे किसी को ना पसंद करने के लिए सिर्फ एक वजह ही काफ़ी होती है। वंदना की बात सुन अखिलेश जी कन्फ्यूज होते हुए बोले, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। जिसे सुनकर सभी लोग रियो की तरफ देखने लगे जो कि खामोशी से पेशेंट बनाए बैठा हुआ था। जब नित्या और राधिका आरोही को लेकर वहां गए, आरोही ने चाय का ट्रे पकड़ रखा था, जिसके आ जाने के कारण सब लोगों का ध्यान आरोही पर चला गया। आरोही ने रेड कलर का चूड़ीदार नायरा सूट पहना था जिसमें वो भला की खूबसूरत लग रही थी। मिस्टर खत्री आरोही की तरफ देख मुस्कुराते हुए, आरोही बेटा, हमने अंकल के पाँव छुए, अपने अंकल के पाँव छुओ। मिस्टर खत्री की बात सुनकर आरोही ने अखिलेश जी के पाँव छुए और अखिलेश जी उसके सर को सहलाते बोले, सदा खुश रहो, आओ बैठो। ये कहते उन्होंने उसके बगल में रखे सिंगल सोफे पर आरोही को बैठा दिया, जिनके बैठने के बाद मिस्टर खत्री रियो की तरफ इशारा करते हुए अखिलेश जी से बोले, वैसे हमें इन दोनों की पसंद से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन लड़की के बारे में अच्छे से जानकारी निकालना माता पिता का फर्ज होता है। मिस्टर खत्री की बात पर अखिलेश जी अपना सर हिलाते हुए बोले, बिल्कुल सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ तक बात है रियो की, वो मेरा इकलौता बेटा है और मेरी जान है। अखिलेश जी की बात सुनकर मिस्टर खत्री ने अपना सर हिला दिया। जब एक आदमी वहां पर आकर अखिलेश जी से बोला, ताऊ जी गाड़ी रेडी है रोहतक के लिए। करण उस आदमी की बात सुन मिस्टर खत्री से बोला, कहीं जा रहे हैं क्या दादू? मिस्टर खत्री करण के सवाल पर उसके हाथ दिखा चुप रहने का कहने के बाद उस आदमी से बोले, 3 घंटे बाद निकलते हैं। जिसे सुनो आदमी वहां से चला। जिसके जाने के बाद अखिलेश जी मिस्टर खत्री से बोले, काम जरूरी है तो आप जा सकते हैं। अखिलेश जी की बात सुन मिस्टर खत्री अपना सर नहीं में हिलाकर बोले, इस घर के फैसले मैं लेता हूँ और अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। आरोही मिस्टर खत्री की बात सुनकर थोड़ा इरिटेट हो गई और रियो की तरफ देखने लगी, जो कि खुद भी अपने हाथ को मलते हुए बैठा था। जिसे देखते हुए राधिका मिस्टर खत्री से बोली, दादू कैसा हो अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से बात कर ले? करण राधिका की बात सुनकर बोला, दोनों की लव मैरिज हो रही है, इतने वक्त से बात की हो तो
कर ही रहे हैं और कितना करेंगे। राधिका करण की बात पर से आंखें दिखाते हुए नित्या की तरफ देखते हुए बोले, आपका यह अनरोमांटिक पति पता नहीं खुद को क्या समझता है। नित्या राधिका की बात सुन मुस्कुरा दी और करण से बोली, मैं आरोही और रियो को कमरे में लेकर जा रही हूँ। इतना कहने के बाद नित्या ने करण को इग्नोर कर दिया और रियो आरोही की तरफ देखते हुए बोली, चलो कुछ बातें भी कर लेना, यहाँ बड़ों के बीच में क्या करोगे, वो लोग हम तुम दोनों का फैसला ले लेंगे। नित्या के बाद सुन आरोही ने गहरी सांस भरी और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई। तो नित्या रियो की तरफ देखते हुए बोला, नहीं जाना है क्या। जिसे सुन रियो अखिलेश जी की तरफ देखने के लगा तो अखिलेश जी अपना सर हिलाते हुए बोले, जाओ बातें करो। अखिलेश जी की बात पर रियो नित्या के साथ आरोही के कमरे की तरफ चला गया। उन लोगों के जाने के बाद करण अखिलेश जी की तरफ देखते हुए बोले, इफ़ यू डोंट माइंड मिस्टर ठाकुर, बट पर्सनली मुझे आपका बेटा बिल्कुल नहीं पसंद। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखे। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।